मुंबई के लियोपोल्ड कैफे में हमला हो गया है। हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। गेटवे के सामने खड़ा ताज होटल उस रात रोशनी में नहाया हुआ था। विदेशी और भारतीय मेहमान डिनर का आनंद ले रहे थे। तभी हथियारबंद आतंकी अंदर घुस आए। हंसी और संगीत की जगह गोलियों की गूंज ने ले ली। देखते ही होटल की खिड़कियों से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। बाहर सायरन बजने लगे, भीतर मेहमान फंस गए। लेकिन उस शांत इमारत की ओर बढ़ रही थी एक ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उधर 2 आतंकी ओबेरॉय ट्राइडेंट में दाखिल हुए, जहां हर कदम पर लग्जरी थी, खतरा नहीं। मुंबई का वो आम सा शुक्रवार की रात थी। लियोपोल्ड कैफे में हंसी, बातें और गिलासों की खनक गूंज रही थी। मुंबई के कोलाबा इलाके की वो शांत रात। नरीमन हाउस की खिड़कियों से आती रोशनी एक आम परिवार की जिंदगी का निशान थी। नरीमन पॉइंट का वो शानदार ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, जहां हर शाम शहर के अमीर और सैलानी अपनी थकान मिटाने आते थे। ताज होटल मुंबई, जहां इस वक्त सब कुछ सामान्य दिख रहा है। मेहमान अपने कमरों में जा रहे हैं, लॉबी में रौनक है, लेकिन खबरों के मुताबिक शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां खबर आ रही थी। रात 9:45 पर दूसरी टीम ताजमहल पैलेस होटल में दाखिल हुई और मेहमानों को बंधक बना लिया। रात 10 बजे तीसरी टीम नरीमन हाउस पहुंची और इमारत में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। रात 10:15 बजे 2 आदमी ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में घुसी और वहां भी मेहमानों को बंधक बनाकर हमला किया। लेकिन असली झटका तब लगा जब ताज होटल मुंबई और कस स्टेशन से गोली चलने की खबर आया। उस रात पूरे भारत को ऐसा दर्दनाक खबर सुनने को मिलेगी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था। 26 नवंबर 2008 की रात, मुंबई, सपनों का शहर जो कभी नहीं सोता। मरीन ड्राइव पर गाड़ियों की कतारें, ताज होटल की रोशनियां, हर जगह जिंदगी अपने रंगों में डूबी थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहीं अंधेरे में एक छोटी बोट अरब सागर से मुंबई की ओर बढ़ रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास वो बोट किनारे से टकराई और कुछ साए हथियार लिए बाहर निकले। नॉर्मल दिखने वाले इन लड़कों को देखकर वहां के लोकल लोगों को थोड़ा अजीब महसूस होता है। उन्होंने फौरन सभी लड़कों को रोककर उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस सवाल पर पहले तो सभी हिचकिचाए, लेकिन फिर कोई खुद को स्टूडेंट तो कोई कुछ बताता है। लेकिन उन लड़कों में से एक लड़का जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि अपने काम से काम रखो। साधारण रंगरूप स्थानीय लोगों को शक में डाल रहा था। भरत अमोर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अगर समय रहते मुंबई पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद मुंबई में 166 लोगों की जान नहीं जाती। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशंस की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोकेशंस में सीएसटी रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। कुल 10 लड़के थे, जिनमें से 8 बॉयज नाव से उतरकर सड़क के रास्ते अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। बाकी के 2 लड़के अपनी टारगेट ओबेरॉय होटल तक पहुंचने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां ये लड़के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए तेजी से अपनी अपनी लोकेशंस की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई कामकाज में बिजी थे। लेकिन अचानक मुंबई गोलियों की आवाज में गूंज उठी। थोड़ी बहुत गोलीबारी तो मुंबई के लिए आम बात थी, लेकिन आज कुछ बड़ा हुआ था, इतना बड़ा कि जिसकी आवाज ने पूरा देश को हिला दिया। इस गोलीबारी की शुरुआत हुई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। विक्टोरिया टर्मिनस पाए, जहां हर पल हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन उसी रात यहीं से खौफ की कहानी शुरू हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है या आने वाली किसी बड़ी घटना की आहट, जो कोई सपनों में भी नहीं सोचा था? रात 9:30 बजे 2 लोग सीएसटी स्टेशन पहुंचे और भीड़ में अचानक अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। स्टेशन में मौजूद लोगों को पता भी नहीं था आज की रात उसकी जीवन की आखिरी रात होने वाला है। एक पल में सपनों का स्टेशन अफरा तफरी और डर के मंजर में बदल गया। उस रात मुंबई की धड़कन थम सी गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी, लेकिन यात्रियों को यह नहीं पता था कि यही देरी उनके लिए जानलेवा साबित होगी। इस्माइल खान और अजमल कसाब नाम के 2 लड़के एक साथ स्टेशन पर पहुंचे और ऐसा खौफनाक मंजर पैदा किया जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। कसाब पागलों की तरह हंसते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा और इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि क्यों और किस वजह से उन पर हमला हो रहा है।
चारों ओर सिर्फ गोलीबारी और चीख पुकार थी। गोलियों और बम धमाके से डरकर लोग इधर उधर भागने लगे। जहां जगह मिली वहीं छुप गए। अफरा तफरी में दोनों आतंकी इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। उनका सिर्फ एक मकसद था, स्टेशन पर जितने ज्यादा लोगों को मारना। स्टेशन पर काम करने वाले लोग और रेलवे पुलिस भी समझ नहीं पाए कि क्या करें। पुलिस ने दोनों आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जबकि आतंकियों के पास सारे हथियार थे। इस झड़प में पुलिस शहीद हो गई। इसी बीच विष्णु दत्ताराम नामक कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर घोषणा की कि सभी यात्री स्टेशन छोड़ दें, जिससे कई लोग अपनी जान बचाकर भाग सके। आतंकियों के हमले में 1 घंटे में 58 लोग मर गए और 104 लोग घायल हुए। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी चल रही थी, तभी मुंबई पुलिस को घटना की सूचना मिली। पर उससे पहले एक और खौनी खेल शुरू हो गया लियोपोल्ड कैफे में। वहां 2 आतंकी शोएब और नाजिर वैसा ही हमला करते हैं। लोग पार्टी और जश्न में डूबे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात साबित होगी। दोनों आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। विदेशी और भारतीय लोगों की जान चली जाती है। मुंबई में लगातार 2 हमलों के बाद बात यहीं नहीं रुकी। आतंकियों के बाकी साथी ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबेरॉय में पहुंच गए। लगातार अटैक से चैन की नींद सो रहे लोग जाग गए। घरों में रहने की सलाह दी गई। मीडिया हर मिनट इन घटनाओं का लाइव अपडेट दे रहा था। शुरुआती दौर में पुलिस को लगा यह गैंगवार है, लेकिन जल्दी ही पता चला कि यह एक बड़ा आतंकवादी हमला है। ताज होटल पर हमला भी बेहद भयानक था। सारे कमरे लगभग भरे थे। हमले के वक्त वहां यूरोपियन संसद कमेटी के डेलीगेट्स, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन भी थे। जल्द ही अडानी को सुरक्षित बेसमेंट में पहुंचाया और मार्कोस कमांडो ने उन्हें रेस्क्यू किया, लेकिन हजारों लोग होटल में फंसे थे। आतंकियों ने ड्यूटी करते गार्ड को मार डाला, कई लोगों को मारकर बाकी को बंधक बना लिया। आतंकियों का मकसद था बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट्स को बंधक बनाकर भारत सरकार से नेगोशिएट करना। ताज होटल के अलावा विले पार्ले और वाड़ी बंदर में टैक्सी में बम धमाके हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। नरीमन हाउस में भी यही चीज हुई, जहां आतंकी रब्बी गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी बेटे को बंधक बनाकर मार देते हैं। ओबेरॉय होटल के पास बोट से आतंकी आकर वहां भी फायरिंग करते हैं। स्टाफ को बंधक बनाते हैं और उनकी मदद से पर्दों, फर्नीचर में आग लगवाते हैं। इस दौरान कर्मचारी प्रदीप चालाकी से लिफ्ट में घुसकर नीचे भाग जाता है, जिससे आतंकी गुस्सा में पागलों की तरह फायरिंग करते हैं। इसी बीच मुंबई एटीएस के हेमंत करकरे अपनी टीम लेकर कामा हॉस्पिटल के पास आतंकियों का पीछा करते हैं। इसी दौरान कसाब और इस्माइल पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हैं, जिसमें हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो जाते हैं। पीछे बैठे हेड कांस्टेबल अरुण जादव जिंदा रहते हैं और कंट्रोल रूम को पूरी सूचना देने में सफल होते हैं। दोनों आतंकी जब भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें घेर लेती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले बहादुरी दिखाते हुए कसाब को जिंदा पकड़ने में सफल होते हैं, लेकिन खुद शहीद हो जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद एनएसजी कमांडोज मुंबई पहुंचते हैं। ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू होता है। हर जगह कमांडोज बहादुरी दिखाते हैं और अंत में सभी आतंकियों को मार गिराते हैं। सिर्फ कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 200 से अधिक घायल हुए। मुंबई में 10 आतंकियों के घुसकर ऐसा खौफनाक हमला करना भारत के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुआ। इस घटना ने भारत सरकार को अपनी सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति नीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हमले के बाद भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वर्ल्ड मीडिया ने इस आतंकी हमले की खूब निंदा की। महाराष्ट्र में तो इस्तीफों की बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उप मुख्यमंत्री आर पाटिल और देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इंडियन शेयर मार्केट क्रैश हो गया। मुंबई में फिल्म शूटिंग तक रोक दी गई और इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत में चल रहा टेस्ट मैच छोड़कर वापस इंग्लैंड चली गई।
भारत की जनता पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करने लगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करने लगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने, एयरफोर्स द्वारा हवाई हमला करने जैसे विकल्पों को भी विचार किया, लेकिन आखिर में ऐसे किसी भी कदम को न उठाने का फैसला लिया। शुरुआत में पाकिस्तान ने अपनी भूमिका से साफ इनकार किया, लेकिन बाद में फ़ोन रिकॉर्डिंग्स और पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के बयान से साबित हो गया कि ये हमलावर लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे और उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से लगातार निर्देश मिल रहे थे। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने भी दाऊद सईद गिलानी और तह हुसैन राणा को इस हमले का दोषी मानकर जेल में डाल दिया। भारत ने सीधे जवाबी हमला तो नहीं किया, लेकिन आतंकवाद पर कंट्रोल करने के लिए 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बनाई। NIA को देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों की जांच का अधिकार मिला। इसके अलावा NSG कमांडो के नए केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत बड़े शहरों में बनाए गए ताकि कमांडोज तुरंत कार्रवाई कर सकें। पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब पर कई सालों तक ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और हमले से जुड़े कई राज खुल गए। कसाब अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर CST स्टेशन के हमले के बच गए। हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही की वजह से 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अंत में 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में कसाब को फांसी दी जाती है और इस हमले का आखिरी आतंकवादी भी समाप्त हो जाता है। भारत में आतंकवाद के खिलाफ बड़े बदलाव किए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, NSG के नए सेंटर खुले। कसाब की ट्रायल के बाद 2012 में उसे फांसी दी गई। ये घटना भारत सरकार के लिए एक बड़ा चेतावनी थी, जिससे देश की सुरक्षा और सतर्कता कई गुना बढ़ गई। मुंबई आतंकवादी हमले 26 नवंबर 2008 की रात को शुरू हुए, जो करीब 60 घंटे तक चले और पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। पाकिस्तान से आए 10 प्रशिक्षित आतंकवादी एक नाव के जरिए मुंबई पहुंचे। उन्होंने 5 मुख्य जगहों को निशाना बनाया: छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे। सबसे पहले आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए सैकड़ों यात्रियों को अपना शिकार बनाया। लोग इधर उधर भागने लगे। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इस एक जगह पर ही 58 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे में भी यही मंजर देखने को मिला। 2 आतंकवादियों ने कैफे में बैठे विदेशियों और स्थानीय लोगों पर अचानक गोलियां बरसाईं। कई लोग मौके पर ही जान गंवा बैठे। उसी समय ताजमहल होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में आतंकियों ने बम धमाके और गोलीबारी की। वहां मौजूद विदेशी और भारतीय मेहमानों को आतंकियों ने बंधक बना लिया और बम विस्फोट से कई हिस्सों में आग लगा दी। नरीमन हाउस में यहूदी परिवारों को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई। हर जगह पर भय, चीख पुकार और आतंक का माहौल था। पूरे हमले में कुल 166 मासूम लोग मारे गए। 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दर्जनों पुलिस अधिकारी, ATS और NSG कमांडो अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कई घंटों के संघर्ष के बाद 9 आतंकवादी मारे गए और एक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। हमले के बाद मुंबई की रफ्तार थम गई थी। लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। कई दिन तक शहर सामान्य नहीं हो पाया। ये घटना सिर्फ मुंबई या भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि आतंकवाद कितना विनाशकारी हो सकता है। इन हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस सुधार और कमांडो फोर्स की ताकत को लेकर बड़े बदलाव लाने की शुरुआत की।